हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद टेस्ट में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि हिस्ट्री मेजर 2 का है। ठीक है, और इसमें जो स्टूडेंट्स पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा मेजर 2 का, जिससे कि आप लोग देख सकते हैं भारत में तुर्क शासन की स्थापना। इसमें आप लोग को तीनों के बारे में जानना है। फिर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है, साम्राज्यवाद प्रशासन राजस्थान से बाजार नीति के बारे में, और धर्म एवं संस्कृति के बारे में, जिसमें से सूफीवाद और भक्ति आंदोलन पढ़ना है। ठीक है, बाकी बाबर के विजेता और साम्राज्य निर्माता के रूप में पढ़ना है। फिर हुमायूं प्रारंभिक कठिनाइयों, इनका जीवन जो है सो कठिनाई से ही रहा। ठीक है, प्रारंभिक कठिनाइयों क्या बोलें, इसका जीवन में खाली कठिनाई ही आया। ठीक है, और इस सीढ़ियों से गिर के मर गए। अब शेर शाह के बारे में अब बात आगे तो इसके बारे में जीवन विजय जीवन के बारे में जानना, प्रारंभिक जीवन, विजय के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में। अब देखिए, और नीति के बारे में अकबर की धार्मिक नीति क्या है, राजपूत नीति क्या है, जहांगीर के चरित्र, नूरजहां की भूमिका एवं प्रभाव के बारे में, शाहजहां के मध्य एशियाई नीति और उत्तराधिकारी का संघर्ष एवं स्वर्ण युग, औरंगजेब की दक्षिण नीति एवं धार्मिक नीति जानना है। फिर मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हो गया, और मराठा साम्राज्य की स्थापना, और शिवाजी प्रारंभिक जीवन एवं विजय प्रशासन। ठीक है, इतना कुछ आप लोग को पढ़ना है मेजर 2 में। तो इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स भारत में तुर्क शासन की स्थापना के बारे में बताएंगे। ठीक है, ये पूरा एक चैप्टर कंप्लीट बताएंगे, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ देंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना। स्टूडेंट्स चैनल में नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप लोग को बीच में छोड़ने वाला है नहीं। ठीक है, और पूरा एकदम UG-PG एकदम कंप्लीट करवा दिया जाएगा बढ़िया तरीक़ा से। ठीक है, और अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं या फिर प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज़रूर से हों। ठीक है, उसमें अगर आप मतलब UG सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स हैं और हिस्ट्री मेजर हैं तो आप ज़रूर से ज्वाइन हों। वहाँ लाइव क्लासेस भी चलाते हैं, जैसे कि जूम हो गया। ठीक है, 10-10 मिनट का ही चलाते हैं, 15-15 मिनट का ही चलाते हैं, लेकिन डेली चलाते हैं। तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन हो जाएं, ज़्यादा लगेगा नहीं। ठीक है, सारे कॉमन कोर्स को लेकर और मेजर पेपर आपका लेकर 299 में आपका हो जाएगा। तो आप ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, तो देखते स्टूडेंट्स, भारत में तुर्क शासन की स्थापना कब होता है, कैसे होता है। उत्तर भारत में तुर्कों की विजय। आप लोग को पता होगा, कोई भी आया विदेशी सबसे पहले किधर से आया, उत्तर की दिशा से ही लगभग आया। ठीक है, उत्तर और पश्चिम की दिशा से। पश्चिम पूरा तो आ नहीं सकता, इधर है अरब सागर है, बाकी इधर पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान के क्षेत्र हो गया, अफ़गानिस्तान क्षेत्र चीन तरफ से। ठीक है, लेकिन उधर भी जो है सो एक हिमालय है, उत्तर में पूरा उत्तर से नहीं आ सकता है हिमालय, और सबको ठंडा में जितना ठंड लगता है ना कि मर जाएगा, लेकिन आ नहीं पाएगा। ठीक है, इस तरह से। और भी स्टूडेंट्स इधर जो है, अब देखिए पाकिस्तान और इधर हिमालय का क्षेत्र, पंजाब तरफ का क्षेत्र, वही स्थान जो है सो आने का क्षेत्र है, और उधर से आया है जितना भी लोग आया। ठीक है, तो उत्तर भारत में तुर्कों का विजय, सबसे पहले उधर से आए तो वहीं विजय करेंगे। इधर डायरेक्ट बीच में झारखंड में थोड़ी ना विजय करेंगे, डायरेक्ट वहीं किए हैं पंजाब तरफ। देखिए पंजाब, यहाँ नाम भी सुन लीजिए, पंजाब है। ठीक है, पंजाब पर मोहम्मद गजनी की विजय के बाद मुसलमानों और हिंदुओं के बीच 2 प्रकार के संबंध स्पष्ट तौर पर दिखाई दिए। एक था लूट के माल का लालच, जिसके कारण महमूद के उत्तराधिकारियों ने गंगा की वादी में और राजपूताना पर धावे बोले। जो थर्ड से महमूद गजनी था, वो आया था वहीं से। ठीक है, तुर्किस्तान से लगभग, तुर्की था एक तरह से वो। ठीक है, पंजाब तरफ से आए थे, और वो जो थे विजय के बाद वो जो वहाँ का विजय कर लिए, पंजाब पर विजय करने के बाद मुसलमानों और हिंदुओं के बीच 2 प्रकार के संबंध स्पष्ट तौर पर दिखाई दिए। उनको क्या दिखाई दिए, एक लूट का माल का लालच, और मतलब कि उसको जो क्यों आया भारत में, अगर प्रश्न आ जाएगा कि महमूद गजनी क्यों आया, तो एक था लूट के माल का लालच, उसके अंदर लालच था, जिसके कारण महमूद के उत्तराधिकारी ने गंगा की वादी में और राजपूताना पर धावे बोले। कोई भी आदमी कुछ काम, मतलब विदेशी लोग आता है, क्यों आता है, लालची होता है। ठीक है, एक तरफ मतलब बहुत बड़ा लालची होता है। और जब भारत में आया, क्यों आया, उसका यहाँ मामा घर तो था नहीं कि आ गए चलो मामा घर में सो जाएंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे जाएंगे, और ना ही उसका नैनहर घर था, किसी तरह का घर नहीं था उसका। ठीक है, तो क्यों आया भारत, उसको उतना बड़ा देश में उसको भारत ही क्यों दिखा, तो उसके अंदर लालच था स्टूडेंट्स। वो उसको पता था कि गंगा के जो घाटी है वहाँ जो है ना, सिर्फ एकदम कहने का काम नहीं, इतना ज़्यादा सोना है, उसको एकदम लगेगा कि पूरा वो ख़ानदान पूरा उठा के ले जाएगा पूरा एकदम सोने में, इस तरह लगा उसको। ठीक है, और इसी के लालच की वजह से गंगा की वादी में राजपूतानों पर धावे बोले, लड़ झगड़ गया इसीलिए। ठीक है, लालच के लिए राजपूत राज्यों के शासकों ने धावों को जोरदार विरोध किया। जो राजपूत लोग थे वो भी बहुत ज़ोर से विरोध किए कि क्यों भाई, क्यों हम पर क्यों लड़ रहे हो, तो इधर भी तलवारें चल रही हैं, उधर भी तलवारें चल रही हैं। ठीक है, ये होने लगा। ठीक है, अनेक अवसरों पर तुर्कों पर विजय भी पाई।
तुर्कों पर विजय भी पाया जो राजपूत लोग थे, लेकिन गजनवी राज्य अब कोई बहुत शक्तिशाली नहीं रह गया था और स्थानीय लड़ाइयों में उसके खिलाफ अनेक बार जीतने के कारण राजपूत शासक इस मामले में लापरवाह हो गए थे। जो राजपूत शासक थे ना, बार बार जीतने कोई आदमी बार बार जीतता है ना तो लापरवाह हो जाता है, चलो ना अबर भी जीतिए जाएंगे, मार देते हैं कहीं भी, जीत कोई होगा चाहे नहीं जीतिए जाएंगे, बार बार इस चक्कर में बर्बाद हो गया। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं करना है, बार बार अगर आप लोग टॉप करते हैं तो आप लोग संभल जाइए, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा। एक बार पता चलेगा अगर फेल का स्थिति आ गया, ठीक है, इतना बार टॉप किए पता चला फेल का स्थिति आ गया, तो ऐसा ठीक नहीं है। ठीक है, आपको कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। दूसरे स्तर पर मुस्लिम व्यापारियों को देश में न सिर्फ व्यापार की इजाज़त दी गई बल्कि उनका स्वागत भी किया गया। लीजिए अब क्या बात हुआ कि मुस्लिम व्यापारी जो थे देश में आए ना, उनका सिर्फ व्यापार की इजाज़त ही नहीं दिया गया, उसका इज्जत भी किया गया। चलिए आप तो व्यापार करने आए हैं, आप तो मेरे मेहमान हो गए, आपको तो अब हम रसगुल्ला खिलाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी मतलब इतना ज़्यादा स्वागत किया जाने लगा उन लोगों को, क्योंकि मध्य और पश्चिमी एशिया के देशों के साथ भारत व्यापार को बढ़ाने में और इस तरह राज्य की आय बढ़ाने में उन्होंने सहायता पहुंचाई। जो भारत था सबको पहुंचाया सहायता, व्यापार करने में खुद व्यापार कर नहीं पाया। ठीक है, उत्तर भारत के कुछ नगरों में मुस्लिम व्यापारियों की बस्तियां बस गई। जो उत्तर भारत था वहाँ कुछ मुस्लिम व्यापारी लोग बस गए, सोचे कि यहाँ तो मेरा व्यापार चल रहा है तो यहाँ तो बसना बहुत ज़रूरी है। इनके साथ साथ पंजाब में अनेक मुस्लिम धर्मोपदेशक आए। इसके साथ पंजाब में जो अनेक मुस्लिम धर्मोपदेशक भी आ गए कि जिनको सूफी कहते थे। ठीक है, वे प्रेम एक प्रभु में आस्था और समर्पण की शिक्षा देते थे। उनके उपदेश मुख्यतः मुस्लिम आबादकारों को संबोधित करते थे, पर उन्होंने कुछ हिंदुओं को भी प्रभावित किया। इस तरह इस्लाम और हिंदू धर्म एवं समाज के बीच संपर्क की एक प्रक्रिया चल निकली। ठीक है, जो हिंदू धर्म थे और इस्लाम धर्म थे, दोनों को एक आबादकारों को संबोधित कर देते। अच्छा, मतलब जो था ना, हिंदू लोग भी जो थे वो भी बहुत सारे लोगों को भाषण मारते रहते कि चलिए आपका मतलब कि ये दिन खराब ये दिन अच्छा है, मतलब इस तरह से, और वो सब भी जो है सो इसी तरह से कुछ मतलब चला रहे थे। ठीक है, तो दोनों का एक ही चीज़ मिल गया, तो दोनों का एकदम बढ़िया आ गया संपर्क। ठीक है, लाहौर अरबी और फारसी भाषा और उनके साहित्य का केंद्र बन गया। जो अरबी भाषा था ना, दोनों का जो लाहौर था पाकिस्तान की तरफ, अरबी और फारसी भाषा का जो था साहित्य केंद्र बन गया एकदम। तिलक जो नाई जाति का था, जैसे हिंदू सिप सालारों ने गजनवी फौजों को नेतृत्व किया, जिनमें हिंदू जाट सिपाही भी भर्ती किए जाते थे। ठीक है, वो सब जो है सो भर्ती भी लेता था, मार दे कटवा दे लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भर्ती जरूर लेगा। अब पता नहीं, पहले पैसा तो उतना चलता नहीं था, कितना रुपया देता था महीना पता नहीं, 2-4 रुपया में काम चला देता होगा हमको लगता है। चलिए ठीक है, जो भी होता होगा। अब देखते हैं आगे का स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे का देखते हैं स्टूडेंट्स। इसका रंग चेंज कर देते हैं हम, आप लोग को थोड़ा बढ़िया दिखे इसलिए। ठीक है, तो बढ़िया दिख रहा होगा। सदी के अब देखते हैं, हो सकता था 2 प्रक्रियाएं अनिश्चित काल तक जारी रहती, बशर्ते मध्य एशिया की राजनीतिक स्थिति में एक और बड़ा परिवर्तन ना आ गया होता। अब देखिए फ्रेंड्स, जो है सो हमेशा एक की स्थिति नहीं रहेगा ना, आज दुख है तो कल सुख होगा, कल सुख है तो दुख होगा। अब आदमी शांति से बैठता भी नहीं, तो वो सब कैसे शांति से बैठता। अब वो सभी कुछ न कुछ काम करना शुरू कर दिया। अब देखते हैं क्या काम कर रहा है। ठीक है, इसका रंग चेंज कर देते हैं फ्रेंड्स आप लोग के लिए। इसका रंग चेंज नहीं हो रहा फाइनली। ठीक है, चलिए ठीक ही है, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात है फ्रेंड्स, यहाँ आप लोग को देख रहे होंगे, इसे आप लोग को पढ़ लेना। ठीक है, ये आप लोग को PDF मिलेगा, उसी ग्रुप में मिलेगा। अब देखिए क्या होता है आगे। 1173 में गजनी की गद्दी पर शहाबुद्दीन मोहम्मद बैठा था। उसे मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम भी कहा जाता है, जबकि उसका बड़ा भाई गौर पर राज्य कर रहा था। गोमल दर्रे की राह से आगे बढ़कर मुइजुद्दीन मोहम्मद ने मुल्तान और कच्छ पर कब्जा कर लिया। 1178 में उसने राजपूताना के रेगिस्तान से होकर गुजरात में। बात क्या हुआ देखिए, यहाँ गजनी की गद्दी पर कौन बैठा था उस समय? शहाबुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम भी आता है यहीं पर भारत में, जैसे उसका बाप का घर हो, आएंगे खाएंगे और जाएंगे, इस तरह सब लोग एक एक करके आ गया। क्या बताएं। अब देखिए जैसे कि यहाँ कोई सोने के चिड़िया लग रहा था उसको। अब देखिए क्या बात है आगे। लेकिन आबू पर्वत पास हुई एक लड़ाई में गुजरात के राजा ने उसे बुरी तरह हरा दिया। यहाँ के लोग थोड़े ना कमज़ोर हैं किसी से, जब मन करे तब कहाँ क्या कर देते हैं पता नहीं। ठीक है, तो गुजरात का राजा का दिमाग खिसका और जाके उसको मार दिया।
मतलब कि हरा दिया, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम को। मुइजुद्दीन का सौभाग्य ही था कि वह जीवित बच निकला, उसका जान बच गया, वही बहुत बड़ा बात था। अब उसे भारत विजय का अभियान आरंभ करने से पहले पंजाब में एक उपयुक्त आधार बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। अब सोचा कि नहीं भारत भी कम नहीं है शक्तिमान, ये उसको लगने लगा मोहम्मद बिन कासिम को कि अब जाएंगे तो कुछ न कोई बुद्धि करके जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मारेगा। गुजरात वाला आदमी छोड़ेगा नहीं भाई, आखिर इंडिया का आदमी उतना कमज़ोर थोड़े ना है किसी से, ठीक है। तो ये बात है। अब उसे भारत विजय का अभियान आरंभ करने से पहले पंजाब के आधार बना लिया, इसलिए उसने पंजाब में गजनवी के अधिकार वाले क्षेत्रों के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी। जो गजनवी का जो था वो सब के साथ मिलने का प्रयास करने लगा, ठीक है। 1190 तक मुइजुद्दीन पेशावर, लाहौर और सियालकोट को जीत चुका था तथा अब वह दिल्ली और गंगा के दोआब की ओर बढ़ने के लिए तैयार था, उसके साथ मिल के मतलब आगे बढ़ना चाह रहा था, ठीक है। इसी बीच उत्तर भारत में घटनाक्रम में स्थिर नहीं था, घटनाक्रम कभी स्थिर रहा है आज तक नहीं रहा। आज उसका शासन था, कल उसका शासन। चौहानों की शक्ति लगातार बढ़ रही थी। पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे, जिसका कवि कौन था, चंद्रबरदाई, ठीक है। राजस्थान पर समोता पंजाब की दिशा से आक्रमण का साहस करने वाले बहुत सारे तुर्कों को हराया और मार डाला। जैसा कि बताया जा चुका है, इस सदी के मध्य में उन्होंने तोमरों से दिल्लिका को भी छीन लिया था। पंजाब की तरफ चौहान सत्ता के प्रसार के कारण अब इस क्षेत्र के गजनवी शासकों के साथ उनका टकराव हुआ। तो ये बात है, ठीक है। अब देखिए तराइन की लड़ाई, तो तराइन की लड़ाई को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान और उनके बीच लड़ाई होता है, ठीक है। किसके बीच होता है, वही सब के बीच, गोरी और मुहिम देख लेते हैं, ठीक है। इस तरह दोनों माधोकंजी राजा मुइनुद्दीन मोहम्मद और पृथ्वीराज के बीच लड़ाई अपरिहार्य है, ठीक है। तब यह टकराव तबर हिंद पर दोनों दावों के साथ आरंभ हुआ। 1191 में तराइन की इस लड़ाई में गोर की सेना पूरी तरह तबाह हो गई। मुइनुद्दीन मोहम्मद की जान एक युवा खलजी सवार ने बचाई। पृथ्वीराज अब तबर हिंद की ओर बढ़ा और 12 माह की घेराबंदी के बाद उसे जीत लिया। पृथ्वीराज ने पंजाब से गौरियों को खदेड़ने का प्रयास नहीं किया। तो आगे देखते हैं, ये तो आप लोग सुन ही लिए। अब तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में होता है, ठीक है। ये आप लोग बढ़िया से पढ़ पाइएगा वो ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद, ठीक है, वहीं PDF मिलेगा। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब आगे पृथ्वीराज वाला कहानी ख़त्म होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब देखिए जो मुइजुद्दीन, जो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको पढ़ना है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहीं पर है, ठीक है। राजतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष कितना करता है, संघर्ष कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बारे में। मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी की जगह उसके तुर्क गुलाम, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका गुलाम था मोहम्मद गोरी का, ठीक है, तुर्क का गुलाम था उसका। जिसने तराइन की जंग के बाद भारत में तुर्क सल्तनत के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुइजुद्दीन का एक और गुलाम यल्दुज गजनी में तख्त पर बैठा और यहाँ एक था, ठीक है। गजनी के सुल्तान के रूप में यल्दुज दिल्ली पर हुकूमत का दावा करता था, पर इसी ऐबक ने जो लाहौर से शासन कर रहा था स्वीकार नहीं किया और इसी समय से सल्तनत ने गजनी से अपना संबंध तोड़ लिया। यह एक प्रकार से अच्छा ही हुआ, क्योंकि इससे भारत मध्य एशिया की राजनीति में खींचे जाने से बचा रहा। समझ में आया हो तो भी अच्छा, नहीं आया तो भी अच्छा। इतना जरूर याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, ठीक है, गुलाम वंश का शासक था। बस इतने ही क्वेश्चन आएंगे आपको, इससे बाहर नहीं आएंगे। आगे देखते हैं, इसके कारण दिल्ली सल्तनत ने भी देशों पर निर्भर वगैरह अपनी स्वतंत्र कार्यशैली विकसित की, ये भी कोई दिक्कत नहीं। इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं। इल्तुतमिश क्या था, कौन था, ठीक है। 1210 ईस्वी से 36 ईस्वी तक, ठीक है। ऐबक 1210 में चौगान पोलों खेलते हुए घोड़े से गिरा और जख्मी होकर चल बसा। उसकी जगह उसके दामाद इल्तुतमिश ने ली। कौन, ऐबक जो था 1210 ईस्वी में मर गए बेचारे। कैसे मर गए, घोड़ा खेलते खेलते नहीं, चौगान खेलते खेलते, ठीक है। ये प्रश्न आ जाएगा, क्या खेलते खेलते मर गए उसके मोहम्मदीन ऐबक। तो घोड़ा में मतलब घोड़ा से गिरा और जख्मी होकर चल बसा मतलब ऊपर, ठीक है, नीचे नहीं। उसकी जगह उसके दामाद इल्तुतमिश ने ली। इल्तुतमिश कौन थे, उनके दामाद थे। पर इसके लिए सबसे पहले उसे ऐबक के बेटे से लड़ना और उसे हराना पड़ा। अब देखिए, जिसका बेटा है बेटा बनेगा ना राजा, अब दामाद थोड़े ना बनेगा। अब दामाद तो लड़ेगा ही उस बेटा से कि हमको बनना है, हमको बनना। उसका बेटा शांत थोड़े ना रहेगा, वो भी लड़ेगा इससे। दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया। इस तरह वंश का सिद्धांत के पुत्र पिता का उत्तराधिकार होगा आरंभ में ही बेकार हो गया, ठीक है। ये दोनों लड़ाई झगड़ा हो गया बढ़िया से एकदम। इल्तुतमिश को उत्तर भारत में तुर्कों की विजय को वास्तव में शुद्ध बनाने वाला सुल्तान मानना चाहिए। उसे के सत्तारोहण के समय अली मर्दान खान ने स्वयं को बंगाल और बिहार का राजा घोषित कर दिया। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब आगे देखो, आगे का क्या है।
अब देखिए बलबन के बारे में भी आप लोग को सुनने को मिला। बलबन का युग 1246 से 87 तक, ठीक है। रजिया इसके पहले बनती थी, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान के बारे में आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अरे आएगा नहीं तो नहीं भी पढ़िएगा चलेगा, ठीक है। तो फिलहाल फ्रेंड्स बलबन वाले में आ गए थे, ठीक है। तो कॉल आ गया तो चल गए थे। तो देखते हैं दिल्ली के तख्त पर बैठ सकता था। ये रजिया का मृत्यु के बाद नायब के रूप में बलवान के शक्तिमान बनने के बीच का काल अमीरों और बादशाहों के बीच निरंतर संघर्ष का काल था, ठीक है। रजिया के मरने के बाद, ठीक है, ये बलबन का काल शुरू होता है। अमीर स्वीकार करते थे कि इल्तुतमिश का कोई वंशज ही दिल्ली के तख्त पर बैठ सकता है, पर वे यह भी चाहते थे कि सारी शक्ति और अधिकार उनके हाथों में रहे। बहुत बदमाश है सब लोग, ठीक। सब लोग चाहते हैं कि वही राजा बने, कोई दूसरे को नहीं चाहता है बनाने, चाह रहा है कि बने कौन? इल्तुतमिश अब मर गया, तो इल्तुतमिश के बाद रजिया की मृत्यु के बाद अब कौन बनेगा भाई? अब इल्तुतमिश के बाद उसका जो खानदान में होगा उसको बना दिया जाएगा, लेकिन नहीं, वो नहीं बनता है, ठीक है। और उस सारे लोग सोचते क्या है कि उसी के हाथ में रहे कंट्रोल और बना दें हम किसी को, उसके घर वाले को, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स बलबन बन जाता है। तो बलबन कैसे बनता है आगे देखते हैं। राजतंत्र और तुर्क सरदारों का संघर्ष तब तक जारी रहा जब तक उलू खान नाम के एक तुर्क सरदार ने, जिसे इतिहास उसकी बाद की उपाधि बलबन के नाम से जाना जाता है, धीरे धीरे करके सारी सत्ता अपने हाथों में नहीं ले ली। वही अंततः 1263 में तख्त पर बैठा। उससे पहले के काल में बलबन इल्तुतमिश के छोटे व नासिरुद्दीन महमूद का नायब रह चुका था। ये जो था बलबन उसके ही पास का एकदम संबंधी था, ठीक है, जिसे उसने 1246 में गद्दी पाने में मदद दी थी। जो था कौन था? बलबन। उसको गद्दी पाने में मदद कौन दिया था? तो बलबन दिया था। तो नौजवान सुल्तान से अपनी एक बेटी ब्याह कर बलबन ने अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। क्या हुआ था कि ये बलबन अपनी बेटी का ब्याह भी कर दिया था उसी से। बलबन की बढ़ती शक्ति ने उनके तुर्क सरदारों को नाराज़ कर दिया, जिन्हें आशा थी कि शासन के मामलों में उनकी पहले वाली शक्ति और प्रभाव जारी रहेंगे, क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद का अभी कम उम्र और अनुभवहीन था। इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और बलबन को उसके पद से हटवा दिया। बलबन की जगह इमाउद्दीन रेहान को लाया गया, जो एक भारतीय मुसलमान था। हालांकि तुर्क सरदार चाहते थे कि सारी शक्ति और सारी सत्ता तुर्क सरदारों के हाथों में ही रहे, पर फिर भी वे रेहान की नियुक्ति पर राजी हो गए, क्योंकि उनमें वापस में इस बारे में कोई सहमति नहीं थी। क्या बोल रहे हैं, हम पढ़ाते रहेंगे ना तो रात भर पढ़ाते ही रह जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। मतलब कि हम अपना नाम, मतलब कि अपना रोल नंबर तक भूल जाते थे अपने क्लास में, अगर हिस्ट्री मतलब उल्टाते थे तो। और जो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे मेरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, वो भी बहुत ही मतलब कि हमको बोलते थे इस तरह से कि तुम हिस्ट्री नहीं निकालो, नहीं तो तुम मतलब कि उसी में रह जाएगा, इस तरह से, समझे। तो बहुत मज़ा आता था हिस्ट्री में। तो आप लोग को भी बहुत मज़ा आएगा। 1263 ईस्वी में सुल्तान महमूद की मृत्यु हुई। अब इतिहासकार का विचार है कि बलबन ने नौजवान सुल्तान को जहर दे दिया था और उसके बेटों का भी सफाया कर दिया था, ताकि उसके लिए तख्त का रास्ता साफ हो। बलबन के तरीके अक्सर निर्मम और अवांछनीय होते थे, पर इसमें संदेह नहीं कि उसके सत्तारोहण के साथ एक शक्तिशाली केंद्र के शासन का युग आरंभ हुआ। इसके साथ अभी हम अगर इसका नोट्स लिखते जाएँ न तो मतलब कि पता नहीं कोई कॉपी है ही नहीं कि मतलब कि वो मतलब खाली रह जाएगा, ठीक है। मतलब लिखते जाएंगे तो दुनिया भर का सारा कॉपी भरते चल जाएंगे, मतलब इतना मज़ा आएगा हिस्ट्री में। तो फ्रेंड्स इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अपनी हिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको दीजिए, और मज़ा आएगा तो हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा अलग ही ढंग से बताएंगे आप लोग को अपने शब्दों में, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। तो यह वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा बढ़िया से, और जितने भी स्टूडेंट्स होंगे आपके आसपास के सारे को बताइएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे धन्यवाद और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।